हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्य पाद स्वामी विरचित जिनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदीकृत जैनेन्द्र महावृत्ति का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रारंभिक भूमिका पर हम और आप सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याकरण को समझने के लिए, इस व्याकरण में प्रवेश करने के लिए ऐ ओण रिलिक एओंग ऐओच हैवरट लण यम गण नम झमे घट दस जब गढ़ दस खप चटत चट तब कपय ससर हल। इन 14 सूत्रों को आत्मसात करना जरूरी है। जब तक ये 14 सूत्र भिन्न भिन्न तरीके से हमें याद नहीं होंगे, क्योंकि इन 14 सूत्रों के माध्यम से 42 प्रत्याहार बनते हैं और इन सूत्रों में जो व्यंजन है वरट से लेकर हल तक, उनमें रहने वाला जो आकार है वो केवल उच्चारण के लिए है, पाठक को बताने के लिए है। परंतु आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो लण प्रत्याहार है, लण सूत्र है, उस ला में रहने वाला जो आकार है वे आकार इत संज्ञक है। माने पहले इत संज्ञी होगी, फिर नासा खम से उसका लोप होगा। खम माने लोप। तो वहां पर जो है वरट से लेकर हल प्रत्याहार के बीच में जो अक्षर आते हैं तो हम कहेंगे हल। तो हल कहने से है वरट से लेकर हल तक के जितने भी वर्ण हैं वो सभी यहाँ पर ग्रहण हो जाएंगे और उनमें रहने वाला जो आकार है वे आकार केवल लण को छोड़कर उच्चारण के लिए है और लण में इस संज्ञक है। तो सभी आकार चले जाने पर वो हल जो कहा जाएगा, हल, हल का मतलब होता है व्यंजन। कातंत्र रूपमाला के अनुसार व्यंजन 33 होते हैं और उन व्यंजनों को यहाँ पर हल प्रत्याहार के माध्यम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जो हल अगर एक साथ 2 आ जाएं, एक साथ 3 आ जाएं, तो उन हलों को परस्पर में जो दो बिना स्वर के 2-3 व्यंजन आ जाते हैं, उनका नामकरण यहाँ पर रखा जा रहा है। उसका नामकरण हो जाता है स्फो। दंत आदा सा माने व्यंजन और स्फो आकार सहित स्फ आदेश होता है। अन्य व्याकरण में जहां पर 2 व्यंजन होते हैं उनको संयोग कहा जाता है। तो संयोग होने वाली संज्ञा को यहाँ पर स्फ संज्ञा कहा जा रहा है। हलोनंतरा स्पहा। हल के अनंतर माने एक हल के बाद दूसरा हल हो तो उसकी स्प संज्ञा होती है। एक व्यंजन हो, उसके बाद में एक स्वर हो, फिर एक व्यंजन हो, फिर एक स्वर हो, तो यहाँ पर कोई संयोग संज्ञा नहीं बनेगी, कोई स्प संज्ञा नहीं बनेगी। संयोग संज्ञा बनेगी जहां पर 2 व्यंजन हो, जिसको कहते हैं हल। तो हलोनंतराह, हल के बाद हल हो, अनंतर माने तुरंत बाद, हल के बाद में हल हो तो उसकी स्प संज्ञा होती है। हलाह अनंतरः विजातीये अज भी अभवैतः। विजाति माने हा के बाद में या हो, बा हो, रा हो, कोई भी हो, लेकिन अच भी अभवैतः, अच से रहित होना चाहिए, बीच में अच नहीं होना चाहिए। और अच से रहित होता हुआ जो हल है उसके सामने कोई भी विजातीय अथवा जातीय, चाहे स्वयं का हो चाहे उस दूसरा वाला हो, ऐसे के होने पर उसका जो संबंध का उच्चारण होता है उसकी स्प संज्ञा होती है। सीधी सीधी बात यह है कि 2 व्यंजन हो परस्पर में बिना स्वर के हो
तो उनको इस्प संज्ञा कहकर जानना चाहिए। अन्य स्थानों पर उसकी संयोग संज्ञा होती है। ये सूत्र ये कहा जा रहा है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि समुदायो वाक्य परिसमाप्ति आश्रियते। ये बात कहाँ पर लेना, किस रूप में लेना, कैसे लेना? तो कहते हैं कि जो समुदाय है पूरा का पूरा एक जो पद बनेगा, उस पूरे के पूरे एक पद से ये व्यवस्था बनेगी कि उसमें कैसे हमको उसको निकालना है। जैसे मान के चलिए किसी का नाम है श्री। अब श्री किसी का नाम है तो श्री का हम क्या करेंगे? पदच्छेद करेंगे। या हमने कह दिया श्री पद, या हमने कह दिया श्रीमान। तो श्रीमान जो हमने कहा है, या हमने कहा है श्रीमती, तो ये श्रीमती के पूरे पदच्छेद को जब अलग अलग करेंगे समुदाय रूप में, तो हमको पता पड़ेगा कि श्री जो हमने बोला है उस श्री में एक तालव्य सा है, उसके तुरंत बाद रा है, उसके बाद में ई है। तो उसके बाद अगर जाएंगे तो एक व्यंजन मिलेगा, एक स्वर मिलेगा, एक व्यंजन मिलेगा, एक स्वर मिलेगा। परंतु यहाँ पर श्री में हमें दो व्यंजनों के बाद में एक स्वर मिला है, सा, रा और ई। तो यहाँ पर सा और रा जो हुए हैं इनकी इस्प संज्ञा कहलाएगी, अर्थात इनको संयोग संज्ञा अन्य व्याकरण में कहा जाता है, ऐसा जानना चाहिए। अब जब समुदाय है तो समुदाय में समुदाय की ली जानी है। कहते तेन प्रत्येकम इस्प संज्ञा न भवती। अब कहने का अभिप्राय यह है कि एक पद में अगर दो जगह कोई संयोग चीज मिल जाए, एक पद में दो जगह कोई संयोग पद मिल जाए या ज्यादा व्यंजन इस्प संज्ञा वाले मिल जाए, तो दो बार उसकी इस्प संज्ञा नहीं करना। जैसे श्री श्री श्रीचंद या श्रीचंद। अब यहाँ पर श्री में एक सा और एक रा है, और चंद्र एक ना, दा और रा। तो यहाँ पर दो बार व्यंजन ही व्यंजन आए हैं, तो दो बार नहीं करने का है, एक बार करने का है। तो एक बार किसकी? जब जो नजदीक होता है, जो जिसके पास में होता है, वहां पर इस्प संज्ञा करना है। तो हमारे सामने नाम आया श्री चंद्र। अब श्री चंद्र आया तो श्री में भी दो व्यंजन के बाद में एक स्वर है, और चंद्र में तीन व्यंजन के बाद में एक स्वर आया है। तो अगर हमें कोई भी कार्य करना होगा तो श्री चंद्र जो पद प्रथम पद का अंतिम है, उस वाले संयोग को, उस वाले इस्प को जानेंगे। तो वहां पर हम जानेंगे कि श्री चंद्र में तीन व्यंजन और एक स्वर है, ना, चंद्र, दा, रा और उसके बाद में आ। तो आ के पूर्व में ना, दा, रा, ये तीन हैं। तो तीनों पद समुदाय में यहाँ एक ही बार इस्प संज्ञा होगी। ऐसा नहीं कि ना के बाद में दा है तो इन दोनों की इस्प संज्ञा, फिर दा के बाद में रा है तो इन दोनों की इस्प संज्ञा नहीं। चाहे दो का संयोग हो चाहे तीन का हो, लेकिन एक पद में एक बार इस्प संज्ञा करना जो अंत में हो। तो यहाँ पर श्री चंद्र जो है उसमें श्री में भी दो व्यंजन के बाद में एक स्वर है, और चंद्र में तीन व्यंजन के बाद में एक स्वर है। तो यहाँ पर केवल श्री चंद्र, जो चंद्र में तीन व्यंजन के बाद एक स्वर है, तो यहाँ पर केवल एक बार इस्प संज्ञा करना, दो बार नहीं। नहीं आप क्योंकि ना के बाद में दा, ये बिना व्यंजन के हैं, बिना स्वर के दो व्यंजन है, तो इन दोनों की इस्प संज्ञा कर दो। फिर कहेंगे आप दा के बाद में रा, ये भी बिना स्वर के है, तो यहाँ पर भी इस्प संज्ञा कर दो। नहीं, एक बार ही अपने को समुदाय रूप में एक बार करना है। तेन प्रत्येकम इस्प संज्ञा ना भवती, अलग अलग इस्प संज्ञा नहीं करना। कहते हैं अब हल इति जाति अपेक्षा बहुत निर्देशा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने हलाहा, ये जस विभक्ति में लाके हला क्यों बनाया है आपने? प्रथमा के एक वचन में सी विभक्ति लेकर आते
और सी विभक्ति का लाके उसका लोप कर देते, सी और अम का लोप होता है, या सी लाकर व्यंजनाच्य से सी का लोप कर देते तो हल अकेला लिखते एक वचन में। कहते आपने हलाहा ये बहुवचन का प्रयोग क्यों किया है? तो कहते बहुवचन का प्रयोग तो हमने कर दिया है, हलाहा इति जाति अपेक्षा बहुत निर्देशा। हल बहुत सारे हैं, एक ही नहीं है बरट लण यम गण नम झवे घट दस जब गढ़ दस खप चटत चट तव कपय सर हल। इतने सारे जो वर्ण हैं वे सभी हल में आते हैं। उन सबको समुदाय रूप में बताने के लिए यहाँ पर हलाहा जो सूत्र में हला कहा है वो जाति की अपेक्षा से बहुत निर्देशा बहुवचन का निर्देशन किया है। इससे क्या जानना? कहते तेन दयो बहुनाम च स्प संज्ञा। इससे ये जानना कि दो व्यंजन हो और एक स्वर हो तो उनकी भी स्प संज्ञा होती है, और चंद्र में तीन व्यंजन है एक स्वर है तो वहां पर भी स्प संज्ञा होती है। एक से ज्यादा व्यंजन होना चाहिए, एक से ज्यादा व्यंजन दो हैं तो दोनों की स्प संज्ञा, और एक से ज्यादा तीन, चंद्र में तीन है तो यहाँ पर भी एक ही बार स्प संज्ञा होगी, ऐसा जानना चाहिए। जैसे हमारे बीच में आया सर्म। अब सर्म क्या है? ऊपर रा है, रा पहले है, रा के बाद में माँ है, तो यहाँ पर रा व्यंजन है और माँ व्यंजन है, तो रा और माँ के बीच में कोई स्वर नहीं है, कोई अच नहीं है, इसलिए यहाँ पर संयोग संज्ञा बन जाएगी। इसी प्रकार से कर्म, यहाँ पर भी रा के बाद में माँ है तो यहाँ पर भी संयोग संज्ञा बन जाएगी। इति रमऊ, सर्म कर्म इति रमऊ, अर्थात रा और माँ जो है वो रा और माँ दोनों मिलके उनकी संयोग संज्ञा बनती है, यानी कि स्प संज्ञा बनती है, ऐसा जानना चाहिए। अब हमारे पास में दूसरा शब्द आया इंद्रहा चंद्रहा। अब जहां पर इंद्र आया है तो इंद्र में ना दा रा आ, तो यहाँ पर तीन व्यंजन के बाद में एक स्वर आया है। ऐसे ही चंद्रहा ना दा रा, यहाँ पर भी तीन व्यंजन के बाद में एक स्वर आया है, तो कहते हैं नदरा ना दारा, इन तीनों की मिलाकर स्प संज्ञा होती है। कोई आपसे कहे नदरा माने क्या होता है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप कहेंगे नदरा माने हो सकता है कि पागल हो कोई, तो नदरा माने ना दारा ना दारा, इन तीनों का जहां संयोग होता है उसको बोलते हैं नदरा। नदर माने नदरा, और तीन व्यक्ति बहुवचन में रखा है नदरा। हला इति किम, कहते हैं हल हो ऐसा क्यों कहा? कहते हैं तीतऊ तीतऊ, यहाँ पर कोई भी हल नहीं है, इसलिए यहाँ पर दो स्वर तो एक साथ है, ती के बाद में ता ई उ, ता के बाद में आ उ और विसर्ग, तो यहाँ पर संयोग संज्ञा नहीं बनेगी, ऐसा जानना चाहिए। कहते अनंतरा इति किम, कहते एक के बाद एक हो ऐसा क्यों कहा? कहते हैं एक व्यंजन एक स्वर हो तो नहीं होने वाली पचती पनसन, यहाँ पर कोई स्प संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पा के बाद में आ है, चा के बाद में एक व्यंजन एक स्वर में स्प संज्ञा नहीं होती है, ऐसा जानना चाहिए। आज का समय आपका हुआ, शेष चर्चा अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन।